हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, जब भी सीटेट का एग्ज़ाम आता है तो मैं टॉपिक वाइज आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। और पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ। थ्योरी के बाद जस्ट उसके बगल में क्या होती है आपकी मतलब जो भी थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं आपके प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन को मैं वहाँ पे टच कराता हूँ। जिससे क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि पेपर का जो पैटर्न है या पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो भी टॉपिक है, चाहे जो भी है टॉपिक, उस टॉपिक को पूरा टोटल ना पढ़ के किस किस पार्ट को हम या किस किस हिस्से को पढ़ लें जिससे हमारा काम हो जाए। तो जिसमें हमने कल पढ़ा था समाजीकरण, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, समाजीकरण। और समाजीकरण में मात्र आपको मैंने 2 लाइन बोला था, बस याद कर लीजिए। वहीं से आपके क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो इसमें भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि 2 से 4 लाइन कौन कौन सी लाइन है जिसको आपको याद करनी है, और उसी लाइन से बार बार क्वेश्चन आपका टोटल पूछा गया है 2022 और 2023 में। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। और शुरू में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हमारा होने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे विकास और वृद्धि, या कह लीजिए वृद्धि और विकास, या विकास को वृद्धि को हम अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। वृद्धि को हम अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। देखिए, वृद्धि क्या होता है? वृद्धि क्या होता है? वृद्धि का मतलब ये होता है भैया कि शरीर का बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है? शरीर का बढ़ना। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बस। वृद्धि जो होता है शारीरिक होता है, जबकि विकास क्या होता है? शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होता है। ठीक है ना। वृद्धि में हम कह सकते हैं शरीर के आकार का बढ़ना, वजन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, भार, द्रव्यमान। ठीक है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, वजन, द्रव्यमान, इन सब का बढ़ना क्या कहलाएगा? आपका वृद्धि कहलाएगा। वृद्धि हम कह सकते हैं कि वृद्धि क्या होती है? मूर्त होती है, जो हमारे आँखों से दिखाई देती है कि मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, या किसी जीव जंतु के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब उसके शरीर के आकार में, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर अभिवृद्धि या वृद्धि हो रही है। जबकि विकास को हम कहेंगे विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं हासिल करता है। यह शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होता है। तो कहने का सेंस ये है कि विकास मानसिक भी होता है, शारीरिक, मतलब शारीरिक के साथ साथ मानसिक होता है। बस आप इसी पॉइंट को याद कर लीजिए, आपको विकास ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विकास क्या होता है भैया? शारीरिक होता है, मानसिक होता है, संवेगात्मक होता है तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आना, या सामाजिक या नैतिकता, इन सब के अंदर आपके मतलब इन सब चीज़ों में आपके अंदर अगर परिपक्वता आ रही है, परिपक्वता मतलब पहले से बेहतर हो जाएं आप। परिपक्वता मतलब बेहतर, किसी कार्य को बेहतर ढंग से कर पाना क्या कहलाता है? परिपक्वता या परिमार्जन कह सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आपका सारा आ जाएगा डेवलपमेंट, मतलब विकास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या होने वाला है हमारा। विकास और वृद्धि में अंतर। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन यही से आने वाले हैं, विकास और वृद्धि में अंतर। ठीक है, तो पहले हम वृद्धि को देख लेते हैं। आप दोनों को साथ में देखते चलिए। वृद्धि जो भैया कुछ समय बाद क्या होती है? रुक जाती है। ये मूर्त होती है, मतलब जब आपके अंदर वृद्धि हो रही होगी तो किसी न किसी, मतलब सबको पता चल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं अपनी आंखों से। ये सिर्फ शारीरिक होता है, मात्रात्मक होता है, दिशा निश्चित नहीं होती, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? हमेशा बाह्य होता है। यहाँ पे बाह्य आपका गलत लिखा है। ठीक है, इसका मापन आप कर सकते हैं। और वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और विकास नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं भैया कि अगर आपका शरीर बढ़ रहा है, आपके शरीर का आकार बढ़ रहा है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, भार, वजन आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर विकास भी हो रहा है। ये केवल परिणात्मक होता है। ये क्या होता है? केवल परिणात्मक होता है, मतलब कह सकते हैं केवल द्रव्यमान होता है, इसमें केवल भार होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। परिमाण तो होता है लेकिन परिमाण के साथ साथ दिशा इसमें नहीं होती है।
ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप जन्म लेते हैं और जन्म से जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है तब तक आप कुछ न कुछ क्या होता है सीखते रहते हैं। इसके बाद ये क्या होती है, ये अमूर्त होती है। ये क्या होती है, अमूर्त होती है। ये आपको दिखाई नहीं देगी। ये क्या होती है, अमूर्त होती है। ये आपके कार्यों में, कार्य करने के ढंग, कार्य करने के तौर तरीके में नज़र आता है, कह सकते हैं दिखाई देता है, या उससे पता चलता है। आप अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो कार्य करने के तौर तरीके, ठीक है ना, आपके देखने के नज़रिए और आपकी मानसिकता, आप किस बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपका विकास हो रहा है। ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। ये अत्यंत व्यापक होता है। इसमें क्या है, दिशा के साथ साथ इसमें क्या है, दिशा निश्चित होती है और क्रम भी निश्चित होता है। इस सेंटेंस का मतलब ये भाई कि आप अगर 1 में पढ़ें तो फिर इसके बाद 2 में जाएंगे, 2 के बाद 3 में पढ़ेंगे, 3 के बाद 4 में जाएंगे, 4 के बाद 5 में जाएंगे। तो जैसे आज के डेट में आप अभी फ़िलहाल यूपी टेट या अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे आप क्या करेंगे, सुपर टेट देंगे। कुछ लोग यूपी टेट का भी वेट कर रहे हैं। जिसमें क्या होता है कि दिशा जो कि निश्चित होती है और क्रम भी क्या होता है, निश्चित होता है। आप विदाउट सीटेट या यूपी टेट पास किए बिना आप सुपर टेट में नहीं बैठ सकते हैं। तो ये एक क्रम है और एक डायरेक्शन आपका फिक्स है। ये आपको पहले यूपी टेट या सीटेट पास करना होगा, उसके बाद ही आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं। ये आंतरिक के साथ साथ बाह्य दोनों होता है। मतलब शारीरिक क्रियाओं से भी हम चीज़ों को सीखते हैं, मतलब विकास होता है। और आंतरिक मतलब मानसिक विकास। तो ये कहते हैं शारीरिक और मानसिक, उसे कह रहा है कि बाह्य और आंतरिक। चलो, सीधे सीधे माप नहीं सकते विकास को, आप सीधे सीधे माप नहीं सकते। मतलब जैसे आप वृद्धि को माप ले रहे थे आसानी पूर्वक, तो हम विकास को आसानी पूर्वक माप नहीं सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, तो जिससे बुद्धि परीक्षण के जरिए इसको माप सकते हैं हम। व्यक्तिगत परीक्षण जैसे होता है ना, तो उसके आप इसको आसानी से माप नहीं सकते। इसको मापने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बुद्धि परीक्षण करना पड़ेगा, शारीरिक परीक्षण करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको माप सकते हैं। अब ये क्या है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। हमने कहा विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो 4 फीट और 5 फीट के आदमी है उसके पास दिमाग कम होता है, और जो 10 फीट 7 फीट 6 फीट लोग उसमें ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने इधर पीछे बताया कि वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर विकास हो रहा है। अगर आप बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपके अंदर विकास हो रहा है। लेकिन हाँ, वृद्धि के बिना भी विकास हो सकता है। मतलब आपका वज़न न बढ़े, आपकी हाइट न बढ़े, तब भी आपका विकास होता है या हो सकता है। ठीक है, ये कह रहा है विकास एक क्रमिक परिवर्तन, एक क्रमिक प्रक्रिया है। ये ऊपर वाली की बात आ गई। ठीक है, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास एक निश्चित प्रणाली है। विकास क्या है, एक निश्चित प्रणाली है। अगला देख लेते हैं इसमें, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, विकास एक निश्चित प्रणाली है। यही सब आपके एग्जाम में आएंगे भैया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। विकास एक निश्चित प्रतिक्रिया की ओर चलता है। ठीक है, अब विकास अविराम गति से, मतलब जो हम कहते हैं विकास निरंतर चलता रहता है, जीवन प्रयत्न, तो वही कह रहा है कि विकास जो है बिना रुके लगातार चलता रहता है, लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, विकास के संबंध में अनेक गुण संबंधित होते हैं, और विकास प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग, जैसे अलग अलग आयु में विकास अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब आज ये आगे देखते हैं क्या है हमारा अगला। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यही पॉइंट है भैया जो आपको याद करने, यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। ठीक है, इसी को आपको याद करना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके बन रहे हैं। हमने विकास क्या है, आंतरिक और बाह्य। अब विकास को प्रभावित करने का मतलब ये होता है, अगर आपका विकास हो रहा है, मतलब आपके विकास को रोकने के लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उसी को हम कहेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहले तो हमने पढ़ाया था आपको आंतरिक बाह्य दोनों को एक ही में पढ़ाया था, लेकिन क्या पता कभी आपसे पूछ दे कि आंतरिक कारण क्या होता है और बाह्य कारण क्या होता है, तो आप बस एक याद कर लीजिएगा आंतरिक वाला, तो भी आपका काम हो जाएगा। बाह्य नहीं याद हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है।
आंतरिक मतलब आपके इंटरनल, मतलब आपके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो आंतरिक, जिस आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके वजह से अगर आपको आपके विकास पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वो आंतरिक कारण कहलाएगा। और जो बाहरी वातावरण होता है, जो दूसरों के जरिए, जो दूसरों के कारण या दूसरों के जरिए या दूसरों के वजह से अगर आपके विकास रुक रहे हैं तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। कौन से? बाह्य कारक होंगे। ये पहला संवेगात्मक कारक, दूसरा वंशानुक्रम, तीसरा है आनुवंशिकता। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे शारीरिक, शारीरिक बाद है सामाजिक, ये और क्या है? बुद्धि। ये सब क्या है? हमारे आंतरिक कारण के अंतर्गत आएंगे। और ये भौतिक वातावरण, शिक्षा, संस्कृति, समाजी नीतियाँ, ठीक है, लिंग, आयु, पोषण, बीमारी या चोट, विद्यालय और शिक्षक का व्यवहार, अब किसके अंतर्गत आएंगे? बाह्य कारक के अंतर्गत आएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे सामाजिक प्राकृतिक और यहाँ पे है आपका सामाजिक नीतियाँ। सामाजिक नीतियाँ बाह्य कारक में है, जबकि सामाजिक प्राकृतिक कारक क्या है? आंतरिक में। आंतरिक मतलब ये होता है जैसे लिंग पूर्वाग्रह चलता है तो बचपन से ही छोटे बच्चे को जो भी है उसके अंदर एक मानसिकता भर दी जाती है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं या कुछ ऐसे कार्य हैं जो उनके सामने बार बार बोला जाता है या उनके सामने बार बार किया जाता है, तो उनकी मन मस्तिष्क में वो चीज़ें बैठ जाती है और उनके मानसिकता में वो रह जाती हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होता है? व्यवहार करते हैं। तो होता है सामाजिक प्रकृति, मतलब समाज की जो रीति रिवाज जो पहले से चले आ रहे हैं, जो समाज के रीति रिवाज जो हैं ये जो पहले से चले आ रहे हैं वो सामाजिक प्राकृतिक कारक हैं, मतलब समाज में ये पहले से निर्धारित कर दिया है। और ये सामाजिक नीतियाँ, मतलब आप जो नए नए नियम कानून को आप इसमें बना सकते हैं। तो ये आपके बाह्य कारक। ये आंतरिक का मतलब हो गया आपके अंदर ये समा गया है कि नहीं, जैसे आज के लोगों के, आज के डेट में सभी लोग के अंदर जातिवाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आंतरिक के रूप अंदर आ जाएंगे आपको। और बाह्य के अंदर क्या आ जाएगा? जो आप नए नए नियम कानून, नए नए तौर तरीके को अप्लाई कर रहे हो या फिर से इंक्लूड कर रहे हो, जो भी आपके मापदंड जो आप समाज और आपने जो मिलके बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये बाह्य कारक और आंतरिक, आप लोग से हम यही कहेंगे भैया आप आंतरिक याद कर लीजिए, ठीक है ना। आनुवंशिकता, वंशानुक्रम दोनों एक ही होता है। संवेगात्मक और सामाजिक और बुद्धि और शारीरिक कारक। अब शारीरिक कारक में सोच रहे हैं लोगों के शरीर बाहर से दिखता है तो अलग चीज़ है। कभी कभी अंदर जैसे आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, मतलब सांस लेने में आपको कभी कभी तकलीफ होती है, लीवर आपको ख़राब हो जाता है, तो ये आपके आंतरिक कारक हैं, ठीक है ना, जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं, मतलब विकास की आपको रोक रहे हैं। ये एक चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी है, क्रांतिक अवधि किसे कहते हैं? तो 2 वर्ष के बाद की अवधि को हम क्रांतिक अवधि कहते हैं। 2 वर्ष के बाद की अवधि को हम क्रांतिक अवधि कहते हैं। अगला देखिए, बाल विकास के सिद्धांत। यहाँ से एक बार भी आपको क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या पता अब ऑफलाइन पेपर होने वाला है तो शायद आपसे पूछ लिया जाए। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है भैया कि प्रत्येक जितने भी पर्सन हैं यहाँ पे सबके अंदर क्या पाई जाती है? व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है क्या कि किसी न किसी तरीके से 2 लोगों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिक विभिन्नता हम कहते हैं, चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, सोच हो, रहने का स्थान हो, वातावरण हो, किसी न किसी कारण बस भले 2 लोग एक साथ ही जन्म क्यों ना ले हों, हम बार बार कहते हैं, फिर भी उनके अंदर क्या पाई जाएगी? व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाएगी। तो व्यक्ति विभिन्नता का मतलब ये है कि जब 2 लोगों में अलग अलग तरीके से, और मतलब 2 लोग एक समान नहीं हो सकते हैं, तो 2 लोग के सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता भी एक समान नहीं होगी। दोनों को लर्न करने की पावर सेम नहीं होगा, सबके लर्निंग पावर क्या होगी? अलग अलग होगी। असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत ये कहता है कि ये बच्चे जो है लगातार तो सीखते रहते हैं, लेकिन असमान गति से सीखते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। कभी उनको बेहतर वातावरण मिलता है, उनके अकॉर्डिंग बढ़िया इन्वायरमेंट मिलता है तो उस समय लर्निंग पावर उनकी बढ़ जाती है। कभी कभी इन्वायरमेंट उनके अनुरूप नहीं होता है तो उसमें उनकी लर्निंग पावर थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, जिससे उनका विकास कम होता है वहाँ पे। अगला है सरल से जटिल चीज़। बच्चों को पहले सरल चीज़ सिखानी चाहिए, फिर उसके बाद जटिल चीज़ों को सिखाना चाहिए, ठीक है। अब अंतर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी चीज़ बच्चा अगर सीख रहा है तो अगर उसको आप सिखाना चाहते हैं तो ये ऐसे काम करता है कि अंतर संबंध मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़ के नए ज्ञान की तरफ ले जाना।
और एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से क्या होता है, किसी न किसी कारणवश या किसी न किसी तरीके से आपस में क्या होता है, वो संबंधित होता है। तो इसे कहते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत बता ही दिया आपको। समीप से दूर का सिद्धांत, समीप से दूर का सिद्धांत, पहले हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में लर्न करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, फिर उसके बाद दूर देश दराज जो भी कह लीजिए। पहले हम अपने आसपास मतलब माता पिता भाई बहन के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब उनका नाम जानना, फिर इसके बाद पड़ोसन का नाम जानना, आसपास के लोगों का नाम जानना, पहले जो चीज़ें यूज हो रही हैं आपके घर में उसके बारे में जानना, फिर उसके आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं पेड़ पौधे जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना, यही कहता है समीप से दूर का सिद्धांत। चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत ये कहता है कि जो आपका विकास हो रहा है चौमुखी हो रहा है बहुमुखी हो रहा है। मतलब ये नहीं कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं बस उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप क्या है सीख रहे हैं। अगर एक पौधा आपने लगाना सीख लिया तो इसका मतलब आप आम का पौधा लगाएं तो बस आम के ही पौधों को नहीं लगा सकते हैं। अगर आप जो है आम का पौधा लगाना सीख लिए तो उसके जरिए आप बहुत सारे पौधों को लगा सकते हैं। तो मतलब चक्राकार वर्तुलाकार मतलब ये मल्टीपल्स होते हैं, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होते हैं। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है भैया, एकीकरण का सिद्धांत वो कहता है कि एक एक करके क्या करना है, एक एक करके सीखना क्या कहलाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। पहले हम पूरे हाथों को हिलाते हैं, फिर यहाँ से एल्बो फोल्ड करते हैं, फिर कलाई को मोड़ते हैं, फिर इसके बाद फिंगर को चलाना हम स्टार्ट करते हैं। तो मतलब एक एक करके हम सीखते जाते हैं और यह क्या चौमुखी बहुमुखी होता है, मतलब सभी दिशाओं में फैलता जाता है। मैं आज थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आपको भी देखने में मज़ा नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्वेश्चन लगभग 30 प्लस 40 के आसपास क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। वैसे भी आपका थ्योरी में इंटरेस्ट तो आता नहीं है, फिर भी मैं लास्ट में एक पेज जो बताऊँगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ देर बाद में, और सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे देखने के लिए। वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, ये भी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के घनिष्ठ होते हैं, कह सकते हैं कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर मान लीजिए वातावरण बढ़िया हो आनुवंशिकता कम हो तब भी विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर आनुवंशिकता अच्छा हो, मतलब आपके माता पिता के गुण अच्छे हैं, तो जो आपके अंदर आए हैं जिनके माध्यम से, तो आपके अंदर कितने भी क्या है अच्छे आनुवंशिकता के लक्षण क्यों ना हो, अगर आपको बेहतर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा तो आपका विकास नहीं हो सकता। लक्षणों के साथ साथ आपको वैसा इन्वायरमेंट भी चाहिए, तभी आपका बेहतर विकास हो सकता है। जैसे मान लो कोई बीज है, धान या गेहूं की बीज, अगर उसको रेत में लगा देंगे तो उसका विकास नहीं होगा। उसी तरह क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण संबंधित है। बीज अच्छी है तो उसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तब आपका विकास बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, आगे ये समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि इंसान का बच्चा इंसान की तरह सीखेगा, हाथी का बच्चा हाथी की तरह सीखेगा, कौवा का बच्चा कौवा की तरह सीखेगा। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, मतलब अनुमान हम लगा लेते हैं कि जिस तरीके से हमारी ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सोच समझ पा रहे हैं, जिस तरीके से हम कार्य कर पा रहे हैं, तो हमारा बच्चा भी लगभग उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसे कहेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत हमने पीछे बता दिया है। अविलोम्यता का सिद्धांत, मतलब जो चीज़ें एक बार हम सीख लेते हैं, ठीक है ना, फिर वापस उसको हम क्या है नहीं सीखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक प्रारंभिक बिंदु से जाके वापस जाने के बाद वापस उस बिंदु पे लौट नहीं पाना क्या कहलाएगा, अविलोम्यता कहलाएगा। इसमें हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, क्योंकि भैया अवस्था के अनुसार हमको पता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्या क्या बच्चे के लक्षण होते हैं, तो इसलिए हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसे किन किन पक्षों पे हमको ध्यान देना चाहिए, और किन किन मतलब कैसा कैसा इन्वायरमेंट इसे उपलब्ध करना चाहिए। तो आप जो भी कुछ अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं उसके एज के अनुसार, उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमता के अनुसार आप जो है इन्वायरमेंट को चेंज करिए, जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं। आ जाइए और आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन भैया बहुत आते हैं, ध्यान आपको यहाँ से देना है। वहाँ हमने बताया विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा स्थूलगामक और सूक्ष्मगामक। इसके कई नाम हैं, देख लीजिए। पहले तो हम स्थूल से पढ़ाते थे, लेकिन इस बार कई नाम आ गए हैं। स्थूलगामक कौशल, सकल मोटर, ग्रास मोटर और स्थूल गत्यात्मक कौशल।
स्थूल का मतलब होता है बड़ी चीज़ों का, स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। तो शरीर के बड़े अंगों तथा बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करना क्या कहलाएगा? स्थूल कौशल। शरीर के बड़े अंगों और बड़ी मांसपेशियों का यूज करके किसी चीज़ को करना क्या कहलाएगा? स्थूल कौशल। जैसे में आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं भाई साहब, मैं बता दे रहा हूँ, आपको इन सबको ध्यान देना। रेंगना, ठीक है, लात मारना, गेंद फेंकना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, घुटने के बल चलना इत्यादि ये स्थूल के अंतर्गत आएंगे। स्थूल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियाँ जिसमें आपकी एक्टिव होंगी किसी कार्य को करने के लिए, वह स्थूल के अंतर्गत आएगा। स्थूल मतलब होता है बड़ी चीज़ और सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटी चीज़, ठीक है। स्थूल मतलब बड़ी चीज़, और हमने कह लिया कि जी ये बाइक है तो बाइक आपका स्थूल हो जाएगा, और बाइक के छोटे छोटे पार्ट के बारे में बताना हो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म कहलाएगा। तो स्थूल समझ में आ गया। आप सोच रहे होंगे कि लात मारना, दौड़ना, कूदना, घुटने के बल, गेंद फेंकने में क्या है? आपको लग रहा है कि गेंद हम बस फिंगर से फेंकते हैं, मतलब उंगलियों से फेंक लेते हैं। नहीं भैया, जब आप गेंद फेंकेंगे तो आपके हाथ पूरे पीछे जाते हैं, तो आपके कंधे के पास से बल लगता है, आपके कोहनी के पास से बल लगता है, और आपके कलाई के पास से बल लगता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मांसपेशियाँ पूरा काम कर रही हैं, तो यहाँ पे बड़ी मांसपेशी काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? आपका स्थूल अधिगम मतलब स्थूल गामक कौशल होगा। और खड़े होकर चलना, खड़े होकर जब चलेंगे तो पूरी बॉडी मूव कर रही है वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जांघ से, कमर से और रीढ़ की हड्डी, ये पूरा बड़ी मांसपेशियों का जिसमें यूज होगा वो क्या कहलाएगा? स्थूल गामक। अब हमको लगता है चीज़ें समझ में आ गई। ये क्रियाएं जो है सूक्ष्म गामक कौशल से पहले होती हैं, मतलब जो आपके सूक्ष्म गामक कौशल हैं उससे पहले होती हैं, ठीक है। सूक्ष्म के पहले क्या होता है? स्थूल। तो कह सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास कैसा होता है भैया? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले हम बड़ी चीज़ों के बारे में सीखते हैं, फिर इसके बाद छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहले बच्चे को हम बताते हैं कि भैया ये पेड़ है, फिर पेड़ के बाद हम बताते हैं कि ये पत्तियां हैं, ये इसके फूल हैं, ये फल है, ये तना है, ये जड़ है। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सूक्ष्म के अंतर्गत। बस हमने बता दिया आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये पपीता का पेड़ है, तो ये आ जाएगा हमारा स्थूल के अंतर्गत। अब उसके अंदर उसके पत्तियों के कारण, उसके पत्तियों के बारे में, उसके तना के बारे में, उसके फल और फूल के बारे में बताएंगे, तो ये सूक्ष्म के अंतर्गत आ जाएगा। आज ये आगे देख लेते हैं, ठीक है। सूक्ष्म, इसमें क्या होता है? शरीर की छोटी मांसपेशियां या छोटे अंगों का उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म। इसमें क्या क्या आ जाएगा? पेपर पर कटिंग करना, पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़ों को काटना, चिपकाना, सुई में धागा पिरोना, किसी चीज़ को पकड़ना या उठाना या लिखना, ये सब जिसमें हम क्या है? उंगलियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? सूक्ष्म के अंतर्गत आ जाएगा। तो सूक्ष्म में छोटी मांसपेशियां या छोटे अंग को हम यूज में लेते हैं तो क्या कहलाता है? सूक्ष्म गामक कौशल कहलाएगा। इसको फाइल मोटर्स भी कहते हैं, फाइल मोटर स्किल्स भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपका सूक्ष्म और स्थूल से, और एक क्वेश्चन आपका आएगा विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि को भूल जाइए, अभिवृद्धि को भूल जाइए, आप याद करिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आप याद करिए सूक्ष्म और स्थूल, और याद करिए भैया आप क्या? शीर्षगामी और अधोगामी। क्या याद करिए? शीर्षगामी और अधोगामी। यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, 3 जगह से क्वेश्चन आएंगे। किसी किसी सेट में आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा, किसी किसी सेट में आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं। शीर्षगामी में क्या होता है भैया? सिर से पैर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर। और अधोगामी मतलब क्या होता है? शरीर के मध्य भाग से, सर से पाँव की तरफ अगर आपका विकास हो रहा है तो आप शीर्षगामी कहेंगे, और शरीर के मध्य भाग से आपका विकास हो रहा है तो मध्य भाग से बाहर की ओर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अधोगामी। यही सब क्वेश्चन आएंगे। इसमें आता है निकट से दूर, समीप से दूर और केंद्र से बाहर। इन सब चीज़ों को आप याद करके रखिएगा, ठीक है। आपके 1 नंबर आने वाले कहाँ से? सूक्ष्म और स्थूल से। 1 नंबर शीर्ष और अधोगामी से, और 1 नंबर आपका है कहाँ से भाई? जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। इन टॉपिक को आप बढ़िया से दिमाग में बैठाइए, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन होने वाला है। और एक चीज़ हमने छोड़ दिया, विकास के आयाम क्या होते हैं? तो विकास के आयाम शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, भाषा विकास, ये सब क्या हैं?
विकास को, अरे विकास के आयाम है मतलब विकास आपके कहाँ कहाँ से होते हैं। आपके शरीर से भी होता है, आपके मानसिक और संज्ञानात्मक से होता है, आपके सामाजिक से होता है मतलब समाज से होता है, आपके संवेगात्मक से होता है, नैतिक और भाषा विकास। ये विकास के आयाम है कि मतलब आपका विकास कहाँ कहाँ से हो सकता है। ठीक है। अब विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन, मतलब जब अगर आपके अंदर विकास हो रहा है तो आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। तो उसमें क्या भैया, नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म, मतलब नई नई चीज़ों को आप सीखते जाते हैं और पुरानी चीज़ों को धीरे धीरे आप भूलते जाते हैं। आपके सोचने समझने तर्क वितर्क करने, आपकी आदत, ठीक है, और आपके मानसिकता, लंबाई, वचन, विचार, जो भी चीज़ें हैं उसमें क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा अनुपातिक रूप से। तो ये क्या कहलाएगा, विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। अब लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। आपसे पूछा क्या है, स्थूल। आपसे क्या पूछा है, स्थूल। अभी हमने बताया कि स्थूल क्या होता है, जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, स्थूल कहते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या सही होगा। तो कह रहा है ब्रश से पेपर पेंटिंग, ये सूक्ष्म के अंतर्गत आ जाएगा। पेपर के टुकड़ों को काटना, अभी हमने बताया काटना और चिपकाना किसके अंतर्गत आ जाएगा, सूक्ष्म के अंतर्गत आ जाएगा। सुई में धागा डालना सूक्ष्म के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या सही होगा, डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 38 क्वेश्चन है, आप लोग इत्मीनान से देखते जाइए और आपको अलग से साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं। चलिए बताइए इसमें क्या सही होगा। इसने क्या पूछा, स्थूल गत्यात्मक कौशल। हमने इसका नाम कई ठो बताया, स्थूल कौशल, ठीक है ना, स्थूल गत्यात्मक कौशल, और एक और बताया था ग्रास मोटर, एक सकल मोटर। इसको याद करके रखिएगा आप। कह रहा है इसमें तो पेन पकड़ना भैया उंगली से पकड़ेंगे, ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद करें कागज़ को आड़े टेढ़े जिग जाग तरीके से काटना, ये भी काटेंगे तो उंगली से ही काटेंगे। धागे वाला भी बात वही हो जाएगा। खंबे की तरफ फुटबॉल को लात मारना, आपको भी हमने बताया था क्या करना, लात मारना। तो क्या सही हो जाएगा हमारा, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें बताइए, कह रहा है बच्चों का विकास होता है किस तरफ से होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ से होता है, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, कहाँ होता है, केंद्र से बाहर। जटिल सरल नहीं, विशिष्ट सामान्य नहीं, सिर से पैर की तरफ होता है ना कि पैर से सिर की तरफ होता है। सामान्य से विशिष्ट होता है ना कि विशिष्ट से सामान्य होता है। और सरल से जटिल होता है, अभी हमने विकास का सिद्धांत में बताया। तो यहाँ क्या से हो जाएगा, केंद्र से बाह्य की ओर। और केंद्र से बाह्य के अंदर ये कौन सा आता है, अधोगामी। कौन सा आता है, अधोगामी। अभी हम आपको बताएं किसके अंतर्गत आता है, अधोगामी के अंतर्गत आता है। शरीर के मध्य भाग से बाहर की तरफ विकास का होना। इसमें दिमाग लगाइए, कूट वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझाव करते हैं कि विकास प्रभावित, हमने बताया ना विकास से प्रभावित, स्थूल सूक्ष्म स्थूल मिल गया आपको, विकास से प्रभावित मिल गया, फिर से गामी अधोगामी से भी एक क्वेश्चन हो गया। तो सारे बस 3 टॉपिक को आपको पढ़ना अच्छे से, यहीं से आपके क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं। आनुवंशिकता होगा ही होगा, शिक्षा ये भी होगा, संस्कृति भी होगी, सामाजिक नीतियाँ अभी हमने लिखवाया। तो यहाँ पे चारों होंगे, तो चारों कहाँ दिख रहे हैं भैया, आपके डी में दिख रहे हैं। तो आंसर अब कैसे हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसको देख लीजिए, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत, अव्यवस्थित रूप में, किसी विशिष्ट पल में अचानक, अचानक थोड़ी हो जाता है भाई, पूरे विश्व में सभी बच्चों को एक समान दर से होता है, नहीं, व्यक्ति विभिन्नता पाया जाता है,
केवल से कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका बस एक ऑप्शन बचा क्या, पहला, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बताइए इसमें क्या सही होगा। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाव देता है? पढ़िए इसको। ये कह रहा है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशीलता। कह रहा है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशीलता। तो किशोरावस्था मतलब समझ रहे हैं भाई 18 वर्ष, बाल्या मतलब क्या कर रहे हैं, शैशवावस्था मतलब आपको पता है 2 से, फिर 6 से, फिर क्या होता है, फिर 12 से, फिर ये लास्ट में क्या होता है 18। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। तो कह रहा है संवेदनशील अवस्था है। अगला कह रहा है विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता ही नहीं है, केवल से कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, तो उसको पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं करता है, उसे हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। जैविक योग्यताएं जैसे कि चलना के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविक योग्यताएं जैसे लिखना, देखिए भैया लिखने की बात आ रही है और चलने की बात आ रही है, तो स्थूल की बात आ रही है और सूक्ष्म की बात आ रही है। तो प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएँ, द्वितीय होगा अस्पष्ट अनुदेशन। ये कह रहा है कि परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएँ, अस्पष्ट अनुदेशन। कहाँ चले गए भाई, थोड़ा सा छोटा हो गया क्या है, ठीक है। तीसरा कह रहा है प्राथमिक अस्पष्ट अनुदेशन, द्वितीय स्वनिर्देशित अभ्यास। चौथा कह रहा है द्वितीय अस्पष्ट अनुदेशन की विलगता और प्राथमिक अस्पष्ट अनुदेशन। तो यहाँ हमारा क्या सही होने वाला है, यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि प्राइमरी क्या होता है, परिवार के साथ जो सामाजिकरण आप पढ़ेंगे ना, तो प्राथमिक क्या होता है, परिवार, फिर दूसरा क्या होता है, अनुदेशन। अनुदेशन मतलब कौन देता है, शिक्षक आपको क्या करता है, रास्ता दिखाता है, ठीक है। अगले पे आ जाइए। अगला क्या होगा आपका, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास पूर्ण रूप से केवल की बात नहीं करेगा। विकास क्रम विशिष्ट से सामान्य, भी पीछे हमने विशिष्ट से सामान्य को हमने काट दिया। विकास बाहर से केंद्र की ओर, तो इसको भी हमने भी काटा, इसका सही किया था हमने क्या, केंद्र से बाहर की ओर। अब कह रहा है विकास सिर से पाँव की ओर होता है, तो सिर से पाँव की ओर होता है, कौन सा, शीर्षगामी। अब बताइए इसमें क्या सही है। विकास एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं प्रभावित होता है भाई। वातावरण कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं, ये भी होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों होता है ना प्रभावित करने वाले। आपका बचा एक अनियंत्रित प्रक्रिया, आपका बचा एक क्रमिक प्रक्रिया। विकास क्या होता है आप हमको इसमें से बताइए। तो क्या होगा, विकास एक क्रमिक परिवर्तन है और ये अनियंत्रण नहीं होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये समान गति से नहीं होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। 10वां देख लीजिए आप, 10वां क्वेश्चन। अभी भाई बहुत क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हमने ले लिया एक ही बार में, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं। तो वातावरण में क्या आएगा बताइए, आनुवंशिकता तो माता पिता की बात आई है, परिपक्वता खुद से जो परिपक्व हो उसकी बात,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, विद्यालय से हो जाएगा। ये क्या है, प्रभावित करने वाले वातावरण में कौन आ जाएगा, वातावरण में आपका आ जाएगा भाई विद्यालय आ जाएगा। थोड़ा फास्ट पढ़िए, फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है, बताइए। क्या होगा, एकीक और अवैज्ञानिक, निर्धारित और स्थिर, अंतर विषयात्मक और गतिशीलता, अस्पष्ट और प्राचीन। बताइए विकास क्या सही होगा। तो देखिए भैया, एक एक तो एक एक करके, लेकिन अवैज्ञानिक नहीं होता है। निर्धारित है लेकिन विकास आपका स्थिर नहीं होता है। निर्धारित है लेकिन आपका फिक्स नहीं है कितना होगा। फिक्स किसका होता है, वृद्धि का होता है। और ये क्या है, अस्पष्ट, अस्पष्ट है, बात ठीक है, लेकिन ये प्राचीन नहीं है। विकास हमेशा क्या है, चेंज होते रहेंगे। बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा होगा। हमने इसमें इसको गलती से ले लिया है, जानबूझ के ले लिया, गलती से ले लिया है, ठीक है। क्योंकि अवस्था से आपके क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे गए हैं, तो 2-4 क्वेश्चन अवस्था से पूछे गए हैं एक आध बार कहीं कहीं, तो उसको हम इधर उधर वाले टॉपिक में ले लेंगे। तो क्या होता है, पहले शैशवावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो शैशवावस्था किस में स्टार्ट है, शैशवावस्था नहीं तो गर्भावस्था देख लो। तो गर्भावस्था देखिए इसमें स्टार्ट है, इसमें भी गर्भावस्था स्टार्ट है, इसमें भी गर्भावस्था है, और इसमें तो ये हटा देते हैं पहला। तो गर्भावस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था, फिर शिशु अवस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था इसमें लास्ट में दिख रहा है, किशोरावस्था इसमें लास्ट में दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम हटा देंगे। अब बचा बी और डी। अब आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ दे रहा है गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, फिर ये बीच में पता नहीं शिशु आ जा रहा है, शैशवावस्था पता नहीं कहाँ से बीच में आ रहा है। गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताइए, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के का परिणाम है। तो किसका परिणाम है, आपको हमने ट्रिक में बताया हुआ था। ट्रिक में हमने बताया कि जहाँ पे आपका अंतःक्रिया मिलेगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, अंतःक्रिया। चौथा देख लीजिए, शीर्षगामी हमने बताया ना, शीर्षगामी सब क्वेश्चन आएंगे। तो सिर से पाँव देखिए कौन सा है, तो सिर से पैर की ओर, एक ही जगह आपको मिल रहा है सिर से पैर की ओर, ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए अब बताइए, आनुवंशिक कारण को प्रभावित करने वाले, आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक नीतियाँ, शैक्षिक संस्थाएं, जैविक परिपक्वता, सांस्कृतिक प्रथाएं। आनुवंशिकता कौन है इसमें से, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा, ये सामाजिक नीतियाँ, ये सारे बाह्य वाले हैं। तो आंतरिक वाले जो है, तो एक ही आंतरिक वाला ये जैविक, तो हाँ आंतरिक वाला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। लेकिन वो पूछा है आनुवंशिकता क्या है, तो आनुवंशिकता किस में आता है, आंतरिक के अंतर्गत आता है। भी भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, आज पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ये आपको फिर से साइकोलॉजी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो आपका 15 नंबर है इधर से ही काम हो जाएगा। मैं 5 से 7 वीडियो बनाऊंगा, 5 से 7 वीडियो में आपका 15 होगा, 15 नंबर आपको मिलेगा, उसमें से एक भी कटने वाला आपका नहीं है। पूरे टॉपिक वाइज कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और किस किस टॉपिक में किस किस पक्ष को हमको ध्यान देना है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या पूछा है, सही नहीं है। विकास क्रम में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं। अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं, विकास क्रमिक रूप से होता है, विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, विकास हमेशा अनियंत्रण होता है। आप बताइए आपके हिसाब से इसमें क्या सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, यही है, विकास हमेशा अनियंत्रण नहीं होता है, ठीक है ना।
विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। अविराम गति लिखा रहता तो यहाँ पे वो सही हो जाता, लेकिन अविराम गति नहीं लिखा है, अनियंत्रण रखा है। अभी ऊपर हमने इसको काटा था। क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ गया। अब बताइए इसमें क्या आपका सही होगा। शिक्षक को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। दोनों बातें सही हैं। तो ये क्या है, दोनों सही, ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है, तो पहले ऑप्शन में ही मिल जा रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सही हैं आपकी। 18 पे आ जाइए। वह सिद्धांत जो विकास को प्रभावी विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास निरंतर है, सही, रुक रुक के होता है, सही, सांस्कृतिक आधारित होता है, आनुवंशिक पर आधारित होता है। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्या करते हैं, वे मानते हैं कि विकास, बताइए भैया क्या होगा यहाँ पे। विकास तो निरंतर चलता है, लेकिन क्या है, रुक रुक के चलता है। ठीक है ना, विकास क्या है, रुक रुक के चलता है आपका। फिर से देखिए आपका आ गया क्या, शीर्षगामी। देखिए शीर्ष पाँव किधर है। विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, एक समान तो नहीं होता है। विकास अनिरंतर नहीं, निरंतर चलता है। विकास सिर से पैर की तरफ, तो सिर से पैर की तरफ कहाँ मिल गया, यहाँ से। बा से केंद्र की तरफ करेगा तो क्या हो जाएगा, ये अधोगामी। हमने भी नाम बताया था ना, क्या, सकल मोटर। सकल मोटर किसे कहते हैं, आपका हो जाएगा स्थूल। स्थूल क्या कहता है, सकल मोटर क्या कहलाएगा, ये स्थूल। स्थूल मतलब क्या होता है, शरीर के बड़ी हिस्सों को यूज करना। तो सुई पिरोना, लिखना, ट्रेड में बीड डालना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, बीज डालेंगे आप या बीज, तो ये आपकी उंगलियों का प्रयोग करने वाले हैं, तो ये आपके सूक्ष्म में क्या आ जाएंगे। तो स्थूल में क्या है, फुटबॉल को किक मारना, क्या करना, फुटबॉल को किक मारना, आपका यही सही हो जाएगा। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक चिंतन कह सकते हैं, सोच और परासंज्ञान की चर्चा, परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र को, अरे भैया परासंज्ञान लिख दिया। ठीक है, समालोचनात्मक मतलब चिंतन की बात, कल्पना की बात, तो किस में आ जाएगा, ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक मतलब होता है सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता। फिर क्या पूछा आपसे, विकास सिर से पैर। सिर से पैर का मतलब क्या हो गया, शीर्षगामी। सिर से पैर मतलब सिर से गामी। तो यहाँ पे शीर्षगामी कहाँ है, ये, और शरीर के मध्य भाग से मतलब केंद्र से बाहर की ओर क्या हो जाएगा, अधोगामी। क्रांति का अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा, हमने बताया था कि 2 वर्ष के ऊपर की जो अवस्था होती है उसे क्रांतिक अवधि कहते हैं। विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव। तो बताइए क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। यहाँ आपका क्या सही होगा, यहाँ आपका पहला सही हो जाएगा, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। केवल को तो हटा ही दीजिए,
पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है? करता है। विकास हमेशा निरंतर होता है? निरंतर होता है, लेकिन रुक रुक के चलता है। विकास हमेशा अनिरंतर को हटा दीजिए। 2 ठो को तो आप हटा ही दिए, 2 बचा है आपका। आप 2 में से बताइए आपका क्या होगा? पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है या विकास हमेशा निरंतर? तो विकास हमेशा निरंतर तो चलता है, लेकिन बीच में रुक रुक के चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये। ठीक है, बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 25। स्थूल पूछ दिया भैया। स्थूल देखो, भागना, ये पकड़ना तो क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। ये भी सूक्ष्म हो जाएगा। तिरछी रेखाएं खींचना क्या हो जाएगा? मतलब लिखना तो आ जाएगा ये। निचोड़ना, आप उंगली से निचोड़ रहे हैं या दाब रहे हैं, यहाँ पे भागना हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। हमने बताया आपको शीर्षगामी अधोगामी। ठीक है, 2 चीज़ों को ध्यान देना है आपको, सूक्ष्म और स्थूल पे ध्यान देना है, और विकास को प्रभावित करने वाले क्षेत्र पे आपको ध्यान देना है। कह रहा है अधिकतर बच्चे पेन पकड़कर लिखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास के कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? तो गिलास पकड़ना पहले सीखते हैं, तो गिलास पकड़ेंगे तो किससे? अधोगामी आपको दिख रहा है, शीर्षगामी दिख रहा है। बहिष्कार सिद्धांत पर ये नीचे वाला तो दोनों आप लोग भूल ही जाइए। ठीक है ना, ये नीचे वाला दोनों भूल जाइए, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। आप बताओ, उंगली को चलाना सूक्ष्म, हाथ को चलाना स्थूल। तो गिलास क्या करते हैं? गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास से कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपका होने वाला है क्या? अधोगामी। अधोगामी मतलब स्थूल। अधोगामी मतलब क्या हो जाएगा? शरीर के मध्य भाग से। ठीक है, संतुष्ट हैं आप इससे? चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी आपको हमने पढ़ा दिया है, वहाँ से देख के आप लोग, क्योंकि समय काफ़ी हो गया, वीडियो लेंदी हो रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी से चाह रहा हूँ ख़त्म हो जाए। पेंसिल पकड़ना सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल का ढकेलना स्थूल का कौशल का उदाहरण है। तो पहला सूक्ष्म में, दूसरा सकल गति क्या है? ठीक है, देखो सकल, हमने वहाँ नाम आपको बताया था। सकल वाला क्या होता है? सकल वाला आपका स्थूल के अंतर्गत आता है। तो पेंसिल पकड़ना सूक्ष्म और सकल मतलब स्थूल। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बताइए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। निरंतर होता है भाई। बच्चों की विकास की दर भिन्नताएं होती हैं। बच्चों की विकास दरें में भिन्नताएं होती हैं, बात सही है। विकास प्रकृति और पालन के जटिल संपर्क में, ये भी सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है, ये भी सही है। तो यहाँ कौन सा सही नहीं है? तो आपका पहला हो जाएगा क्या? यही वाला सही नहीं है। 29 देख लेते हैं क्वेश्चन। आप बड़े बड़े हो गए क्या भाई? हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिक करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? तर्क वितर्क आप कैसे करेंगे भाई, बताइए। ये क्वेश्चन बढ़िया वाला है। ये है भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास और सांस्कृतिक विकास। ये कह रहा है हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थी की योग्यताओं का वर्णन करते हैं, पारस्परिक करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो व्यक्तियों के अपने और दूसरे के कार्यों को व्यवहार में तर्क देते हैं? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्या? नैतिक विकास। अगर संज्ञानात्मक होता तो नैतिक को छोड़ के किस पे हम जाते हैं? संज्ञानात्मक पे जाते हैं, या संज्ञानात्मक की जगह बौद्धिक होता तो बौद्धिक पे जाते हैं। ठीक है, या मानसिक पे जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगला देख लीजिए। चलिए, इतना ही बड़ा क्वेश्चन है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास शीर्ष पर? शीर्षगामी भाई किधर गया? विकास पूर्वानुमान।
ठीक है। विकास परिपक्व और सीखने का एक उत्पाद है। विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। बच्चों के विकास की दरें भिन्नताएं होती हैं। सब सही, लेकिन आपसे पूछा है विकास सिर से पैर के तक होता है। सिर से पैर वाला कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? तो यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा? सी सही। विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ते हैं, मतलब दिशा के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि सिर से पाँव की तरफ या शरीर के मध्य भाग से बाहर की तरफ। अभी ये वाला क्वेश्चन था क्या? सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, वहाँ पर हमारा क्या था? नैतिक था। अरे अभी हमने बात की, यद्यपि विकास का क्षेत्र का कुछ आयाम में परस्पर व्यापक होता है, यद्यपि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों। सेम भैया वही क्वेश्चन है, बस आपका ऑप्शन बदल गया है। देखो सेम वही क्वेश्चन, लेकिन आपका ऑप्शन बदल गया है। यहाँ पे नैतिक विकास, वहाँ हमने नैतिक विकास को सही माना था। अब देखिए हमने उस पर किस पे सही माना था? नैतिक विकास को। यही क्वेश्चन सेम है। देखिए यहाँ पे हमने क्या माना था? नैतिक। व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों का व्यवहार में तर्क वितर्क। अभी हमने बताया मानसिक होता, ठीक है, संज्ञानात्मक होता, बौद्धिक होता, तो उस पर चले जाते हैं। आप देखिए उसमें क्या पूछ रहा है, देख लीजिए। वही चीज़ है, स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं। तो भावनाओं के बारे में समझेंगे तो भैया क्या हो जाएगा? इमोशन की बात कर रहा है, तो इमोशन हमारा क्या हो जाएगा? संवेगात्मक हो जाएगा। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद ही। यहाँ पे कैसे होगा बताइए? एकीकरण का सिद्धांत यहाँ काम कर रहा है, मतलब एक एक करे क्या करना है? सीखना है। कूट वाले में क्या होगा? कूट वाले में अधिकतर ज़्यादा सभी सही हो जाते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले, विकास किससे प्रभावित होते हैं? स्कूली माहौल से भी होता है, सामाजिक से भी होता है, सभी से तो होता ही है। तो 33 से क्या से हो जाएगा हमारा? डी। कह रहे स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विकास के कुछ संवेदी चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रिया होते हैं। बताइए इसमें क्या सही होगा? आप चौथा ऑप्शन भी आप देख लीजिए। ये तो दोनों सही लग रहा है मुझे। ये क्या है? दोनों सही हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन और देख लीजिए, 34 के बाद 35। बच्चे समय की विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? संवेदनशील। दो क्वेश्चन और आपका बचा है। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चे विभिन्न दर पर विकसित होते हैं, सही है। तो विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ठीक है। आनुवंशिक विकास का मात्र, ये तो गलत है। विकास निरंतर रूप से होता है, हाँ सही है। तो जो भैया हमारा गलत है वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 37 पे। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। यद्यपि तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक, यह बौद्धिक पूछ दिया, जैसे समस्या समाधान पूछ दिया,
और समालोचनात्मक चिंतन, तो सबके अंदर किसके आ जाएंगे, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन आज का ये होने वाला है और फिर इसके बाद मिलेंगे अब हम प्याजे के साथ। विकास सिर से पैर की तरफ, सही है। बा से केंद्र नहीं होता है, केंद्र से बा होता है, सरल से जटिल होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, तो एक ही बच रहा है सिर से पैर की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, सिर से गामी कहते हैं। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, लगभग 1 घंटे का हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करिए कि नहीं आपको कैसा फील हो रहा है। जिस टॉपिक को मैं पढ़ा दे रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं भी क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे, वो सारे आपको समझिए सॉल्व हो गए, ठीक है। तो विकास और वृद्धि का पिछला वीडियो भी एक है, आप उसको भी प्ले लिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपका जो विकास और वृद्धि से रिलेटेड जो 2021 और 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको वहाँ से देख लीजिए। बाकी 2022-2023 वाला आपके यहाँ है, किताब छूने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।